बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की पूरे बिहार की। दोस्तों बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है। राजधानी पटना और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में कल झमाझम बारिश हुई। जहाँ गर्मी और उमस से लोगों को तत्काल राहत मिली है, वहीं पर दक्षिण पूर्व और फिर उत्तर पश्चिमी बिहार के कई जगहों पर सामान्य से मध्यम बारिश के आसार है। हालांकि चंपारण क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में व्यापक बारिश के आसार नहीं है। हालांकि कई स्थानों पर ठनका गिरने की आशंका जरूर है। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में अभी मानसून को ताकत देने वाला कोई भी मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है। हालांकि 5 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र केंद्र बन रहा है। अगर कम दबाव ताकत से बना तो फिर बिहार में अच्छी बारिश के आसार हैं। फिलहाल बिहार में सामान्य से 27% कम केवल 588 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा और फिर मधुबनी समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश के आसार जताए गए हैं। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार जमीन सर्वे के लिए यदि आपको फॉर्म की जरूरत है तो आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में बहुत से लोग सर्वे फॉर्म के लिए शिविर में भीड़ लगा रहे हैं या फिर कहीं कंप्यूटर वाले के पास जाकर के पैसे देकर के इस फॉर्म को खरीद रहे हैं, सर्वे फॉर्म को। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वे अधिकारियों ने कहा कि लोग वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के भी सीधे सभी तरीके के फॉर्म फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है और उसे भर करके ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार सरकार बिहार में हो रहे जमीन विवाद को खत्म करने के अलावे जमीन की स्थिति का पता लगाने के लिए जमीन का सर्वे करा रही है। इसमें लोगों से 100 घोषणा प्रपत्र 2 और फिर वंशावली पत्र 3-1 फॉर्म भर करके जमा करने की अपील की जा रही है। आपको बता दूं कि अगर आप भी इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रपत्र 2 या फिर 3, तो आपको इसके लिए एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों प्याज के बढ़ते दाम को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है। जहां हाल के दिनों में प्याज की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है। जब बीते एक हफ्ते में ही प्याज के थोक भाव में 10 रुपए प्रति किलो और खुदरा भाव में करीब 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह महाराष्ट्र में हो रही बारिश है, जो कि प्याज की कीमतें बढ़ने की वजह है। इससे थोक मंडी में प्याज 40 से 45 रुपए प्रति किलो तो फिर बाजार में 70 रुपए प्रति किलो तक भाव पहुंच गया है। जब प्याज के थोक विक्रेताओं को अंदेशा है कि आने वाले दिनों में प्याज के दाम और बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में हो रही बारिश से रास्ते बाधित हो गए हैं, जो कि प्याज की सप्लाई पर असर डाल रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए सरकार जल्द ही बफर स्टॉक से ओपन मार्केट में प्याज जारी कर सकती है। बफर स्टॉक से खुले बाजार में प्याज जारी करने की योजना त्योहारी सीजन में इसकी दाम को बढ़ने से रोकने के लिए किया जा सकता है। बफर स्टॉक से प्याज जारी करने के बाद इसकी कीमत में गिरावट आना तय है, जो कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने का काम करेगा। जब बफर स्टॉक में प्याज का पर्याप्त भंडार होने से सरकार के लिए त्योहारी सीजन में थोक और फिर खुदरा कीमतों को कंट्रोल करने का यह आसान रास्ता उपलब्ध है। दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार बम बम होने जा रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार को रोहतास, गया और जमुई में खनिज ब्लॉक की नीलामी करेगी, जिससे लगभग 5000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS मिहिर कुमार सिंह को इसकी जानकारी दी गई है। मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि रोहतास और जमुई जिले में 3 और फिर खनिज ब्लॉक की नीलामी राज्य सरकार अक्टूबर माह में करेगी। इनकी नीलामी से राज्य सरकार को 5000 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। इनमें हाल ही में नीलाम किए गए ब्लॉक भी शामिल है। उन्होंने बताया है कि रोहतास में पेपराडी, भुरुआ खनिज ब्लॉक एवं चुटिया नौहट्टा ब्लॉक में 12.46 वर्ग किलोमीटर गैर वन क्षेत्र में 88 टन ग्लूकोनाइट और फिर गया जिले में क्रोमाइट निकल प्लेटम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स युक्त चट्टान हाल ही में नीलाम हुई है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आगे पत्रकारों से कहा कि बिहार में अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों पर प्रभारी निगरानी रखने और फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए विभाग ने संबंधित प्राधिकार से अपने खनन अधिकारी, निरीक्षकों और फिर उसे ऊपर के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट अधिकार देने का अनुरोध किया गया है। दोस्तों
दोस्तों बिहार सरकार मकान बनाने के लिए कच्चे मटेरियल बेचने की शुरुआत कर रही है। 15 अक्टूबर से बस आपको एक क्लिक पर या फिर फोन कॉल से बालू, गिट्टी और ईंट घर पहुंच जाएगी। आप सिर्फ सरकार की पोर्टल पर ये डिमांड बताना होगा। जी आपको बता दूं कि अब सरकार ऑनलाइन गिट्टी, बालू, ईंट, सीमेंट बेचेगी, जो कि आप मंगा सकते हैं। पहले आप घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर तरह तरह के सामान ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते थे, लेकिन अब आप घर बैठे बालू, गिट्टी, सरिया, सीमेंट भी मंगा सकते हैं, वो भी सरकार से। जी हाँ, सरकार बेचने जा रही है ऑनलाइन। आपको बता दूं कि बिहार माइनिंग कॉर्पोरेशन की साइट पर जाकर के आप ऑनलाइन डिमांड डालना होगा आपको, जो ठीक वैसे ही डिमांड डालना होगा जैसे आप ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मार्केटिंग करते हैं। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह ने बताया है कि 15 अक्टूबर से ऑनलाइन बालू मिलना शुरू हो जाएगा। एजेंसी चयन को लेकर के टेंडर जारी कर दिया गया है। सबसे पहले बालू बेचा जाएगा, इसके बाद गिट्टी और फिर ईंट भी ऑनलाइन डिमांड पर मिलने लगेगा। जब बिहार में बालू का दाम अनुमंडल और फिर ब्लॉक पर वेरी करेगा। आपको बता दूं कि आम लोगों को सरल और पारदर्शी तरीके से बालू, गिट्टी और फिर अन्य मटेरियल को उपलब्ध कराने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू मित्र पोर्टल बना रहा है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन बालू, गिट्टी और फिर ईंट को खरीदा जा सकेगा। खबर बिहार के भागलपुर से सामने आई है। आपको बता दें कि भागलपुर में आर्थिक तंगी से परेशान होकर के एक महिला बुधवार को बीच सड़क पर बैठ करके जम करके हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दी। करीब आधे घंटे तक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ भी जमा हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझा बुझा करके घर भेज दिया, लेकिन पीड़ित महिला थाना चली गई। जब महिला थाने में पीड़ित महिला ने थानेदार किरण सोनी को अपनी दर्द की कहानी सुनाई। दरअसल हबीबपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली महिला मनीषा कुमारी की शादी 4 साल पहले मनीष कुमार से हुई थी। जब मनीष रिक्शा चला करके घर का भरण पोषण करते हैं, लेकिन महिला का कहना है कि पति रिक्शा चलाते हैं, जब 50 से 100 रुपए कमाते हैं, जिससे घर परिवार नहीं चल पा रहा है। बच्चे का दूध का भी पैसा नहीं पूरा हो पाता है। जब 2 बेटी है, जब कैसे भरण पोषण करेंगे। आर्थिक तंगी से मैं परेशान हो गई हूँ। जब सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ भी मुझे नहीं मिल पा रहा है। मुखिया जी के पास गए तो फिर उन्होंने कहा कि लाभ देने के बदले 2000 रुपए लगेगा। इधर पीड़ित महिला अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ महिला थाना पहुंची। महिला थानेदार ने आर्थिक तौर पर उन्हें मदद भी किया। उन्होंने सरकार से मिलने वाले लाभ भी पीड़ितों को दिलाने की बात कही है। उन्होंने तुरंत अपने गाड़ी में बैठ करके उसे संबंधित अधिकारियों तक ले गए हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती आबादी का ठिकराव मुसलमानों पर फोड़ा। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि सीमांचल में पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब इसका समर्थन भागलपुर पहुंचे पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने भी कर दिया। जब भागलपुर में भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से हमारे सीमांचल इलाके में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है, जैसा सामाजिक संतुलन इससे बिगड़ रहा है। गिरिराज सिंह ने आवाज उठाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह ने जो आवाज उठाई है वह सही है। हम भी चाहेंगे कि आने वाले समय में जो नागरिकता मिलती है वैसे लोगों के अलावा किसी को नहीं आनी चाहिए, इससे हमारा सामाजिक और फिर आर्थिक संतुलन बिगड़ता है। आने वाले समय में ये खतरे की घंटी है, जो कि बिना नागरिकता और फिर प्रवेश करते हैं तो उसका हम विरोध करते हैं। इधर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव द्वारा निकाले जा रहे धन्यवाद यात्रा को लेकर के बयान दिया है। प्रेम कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को सभा और फिर यात्रा करने की आजादी है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। लोकसभा चुनाव में परिणाम के बाद ये साफ हो गया है। दोस्तों क्या आपके घर में नल का जल योजना का पानी नहीं आ रहा है तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने अच्छा पहल की शुरुआत की है। अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब फेसबुक में @बिहार PHED, वहीं पर ट्विटर में @बिहार PHED एवं इंस्टाग्राम में @बिहार PHED के माध्यम से भी अब हर घर नल जल योजना से संबंधित शिकायतें की जा सकती है। आपको बता दूं कि बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश अनुसार अब विभाग के सोशल मीडिया पर आ रही शिकायतों का भी समय सीमा के अंदर निष्पादन किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में विभाग के विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जहां आपको बता दूं कि बैठक के दौरान प्रधान सचिव पंकज कुमार ने यह निर्देश दिया है कि वैसे सभी टोले जो कि अब तक हर घर नल जल योजना से वंचित हैं, वहां पर जल्द ही नई योजना बनाकर के टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नल जल योजना हर घर तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसे में अगर आपके भी हर घर नल जल योजना के तहत पानी नहीं आ रहा है तो आप यहां पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार के बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पर नल जल योजना की सुविधा अब तक नहीं है, और है भी तो जर्जर हो चुकी है, खराब हो चुकी है और पानी नहीं आ रहा है। तो आप इसकी शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है।
दोस्तों 20 अगस्त से बिहार में जमीन के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम के लिए लोग अपने अपने जमीन का पेपर दुरुस्त करने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पा रहा। लोगों का कहना है कि बिना पैसे के यहाँ पर कोई काम होता ही नहीं है। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके खिलाफ समाहरणालय में लोग धरने पर बैठ गए और फिर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये मामला मुजफ्फरपुर का है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले अंचल मुशहरी में ऑनलाइन जमाबंदी में गलती सुधार के लिए लगातार लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन बिचौलियों के आगे सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों की माने तो सर्वे सहित कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें पैसे का खेल नहीं चल रहा है। जो गरीब किसान है उनकी कुछ नहीं सुनी जाती है, सिर्फ दोहराया जाता है, जिस कारण सैकड़ों महिला और फिर बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं ने मुजफ्फरपुर जिला के डीएम ऑफिस की ठीक सामने समाहरणालय में धरना पर बैठ गए। आपको बता दूं कि ये मामला सिर्फ मुजफ्फरपुर का ही नहीं है, बल्कि बिहार के लगभग सभी जिले में ऐसे ही मामले सामने आते हैं, ऐसे ही शिकायतें सामने आती है। यहाँ पर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, खास करके जमीन वाले मामले पर। आपको बता दूं कि यहाँ पर धरना पर बैठे लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, अंचल कर्मियों पर आरोप लगाए हैं। कहा कि अंचल और फिर प्रखंड कार्यालय में नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी कर्मी बिचौलियों से के चंगुल में हैं और उसी से उगाही करते हैं। बिचौलियों से आम लोग काफी परेशान हैं। बिना पैसे के अंचल कार्यालय में कोई भी काम नहीं होता है। दोस्तों अररिया से भाजपा सांसद प्रदीप सिंह को जान से मार देने की धमकी मिली। उन्होंने इस घटना की शिकायत अररिया के नगर थाने में की है। इसके बाद कल उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान इस मामले को लेकर के कई खुलासे किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के सरकार से भी बड़ी मांग कर दी है। अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि विनोद राठौर नेपाल जेल में बंद है, वो एक कुख्यात अपराधी है। साल 2002 में उसने दिवासु यादव की जान ली थी, और 8-10 जिलों में वे गैंग चलाता था, जहाँ हम लोगों ने उसको सजा करवाया था। वह बराबर जेल से बाहर निकलवाने की धमकी देने के साथ 10 लाख रुपए की डिमांड करवा रहा था, लेकिन मैंने उसकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि हम ऐसे धमकियों से डरते नहीं हैं, जहाँ हम जनता के सेवक हैं, जहाँ हम ऐसे असामाजिक और फिर आपराधिक तत्वों से डरने वाले नहीं हैं। मैं इतना जानता हूँ कि मौत से पहले कोई मार नहीं सकता। मैं सच बात तो बोलता ही रहूंगा, जहाँ और अपराधी के खिलाफ जितना मुहिम छेड़ना होगा मैं उसको चलाता रहूंगा। सुरक्षा से जुड़े सवाल पर प्रदीप सिंह ने कहा कि हमारा सुरक्षा जनता करती है, लेकिन मैंने पहले भी बिहार सरकार को, देश के गृह मंत्री जी को भी लिखित रूप से सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। अब सरकार इस मामले की जांच करेगी और फिर जो भी आरोपी और उसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई होगी। दोस्तों पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बीपीएल मरीजों के लिए 50% छूट वाला हेल्थ कार्ड विवादों में घिर गया है। सांसद द्वारा जारी किए गए हेल्थ कार्ड में शामिल जांच केंद्र की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। जब पप्पू यादव लोगों को जिन पैथोलॉजी जांच केंद्र में जाने को कह रहे हैं उनमें से ज्यादातर अवैध बताए जा रहे हैं। पप्पू यादव के सांसद ऑफिस की ओर से जारी किए गए हेल्थ कार्ड में शामिल ज्यादातर डायग्नोस्टिक सेंटर टेक्नीशियन चला रहे हैं, जब वहाँ पर कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। कई जाँच केंद्र का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। यह पूर्णिया के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा कार्ड लिस्ट में शायद ही आपको किसी प्रमुख डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम मिले। यह लिस्ट में शामिल ज्यादातर सेंटर टेक्नीशियन चला रहे हैं, जब वहां पर डॉक्टरों की तैनाती नहीं है। यह सीनियर डॉक्टर ने कहा कि सांसद पप्पू यादव द्वारा जारी किए गए हेल्थ कार्ड में शामिल जांच केंद्र की रिपोर्ट पर कोई भी डॉक्टर विश्वास नहीं करेगा। जब पैथोलॉजी जांच केंद्र के डॉक्टरों ने बताया है कि सांसद पप्पू यादव द्वारा जारी किए गए हेल्थ कार्ड में शामिल ज्यादातर जांच केंद्र रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में राजद 10 सीटों पर ही सिमट जाएगा। राज्य की जनता राजद के खेल को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि राजद नेताओं की निम्न स्तरीय भाषा उनकी हताशा और फिर निराशा को उजागर करती है। अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल की वजह से ही राजद का राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की यात्रा का भी राजद के पक्ष में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष का अनुपस्थित रहना ये बताता है कि आम जनता के प्रति राजद कितना गंभीर है। कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। राजद शासन में कभी भी इसके लिए प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आज इसका श्रेय लेने के लिए बेचैन हो रहे हैं। दोस्तों बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए खतरनाक जगहों का स्थल निरीक्षण करने के बाद NHSH ग्रामीण सड़कों पर 1 से 10 किलोमीटर तक ऑटोमेटिक कैमरा लगाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जिलों में रडार गन की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन इन सभी कैमरों और फिर चालान से बचने के लिए वाहन चालकों ने एक नया तरीका निकाला है, जिसको देख करके विभाग भी हैरान है। आपको बता दूं कि हाल ही में सड़क सुरक्षा की समीक्षा में विभाग को मिली तस्वीरों में पाया गया है कि गाड़ी के नंबर प्लेट पर किसी 1 या फिर 2 अंक पर छोटा सा
स्टिकर चिपकाया हुआ है ताकि कैमरे की उनके नंबर की पहचान नहीं कर सके और दूर से विभाग और फिर यातायात के अधिकारी नहीं देख सकते हैं। इस नए तरीके का इस्तेमाल राज्य के लगभग सभी शहरों में हो रहा है, जिसे रोकने के लिए विभाग ने जिलों को निर्देश दिया गया है। अब ऐसी गाड़ियों पर जुर्माना लगाने के बाद उसे जब्त कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि विभाग ने सभी डीटीओ और फिर यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया है कि उन गाड़ियों पर सख्ती करे जिनकी गाड़ी में आगे और फिर पीछे नंबर साफ साफ नहीं दिख रहा हो, या वहीं पर उन गाड़ियों को जब्त करे जिन्होंने गाड़ी के आगे नंबर नहीं लिखा रहा। अभियान चला करके ऐसी गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाए। विभाग का मानना है कि ऐसी गाड़ियों से अपराधी भी अपराध करते हैं। जब विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि पुराने नंबर प्लेट को हटा करके नए नंबर प्लेट लगाया जाए, यानी कि गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जब विभाग के मुताबिक अब भी 20 लाख से अधिक गाड़ियां बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चल रहे हैं, जब वहीं पर फर्जी SHRP प्लेट भी गाड़ियों में लगे मिल रहे हैं, जहां इसको पकड़ने के लिए जिलों में टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपना पैसा सहारा प्रमुख में इन्वेस्ट किया है, यानी कि सहारा में पैसा जमा किया है आपने कभी? अगर किया है तो फिर आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको आपके पैसे वापस मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, वो कैसे हम आपको ही बताएंगे। आपको बता दें कि अगर आपने भी सहारा प्रमुख समूह के अंतर्गत अपने पैसे जमा किए थे तो फिर आपके लिए खुशखबरी आ रही है। दरअसल आपके वो पैसे आपको अब वापस मिलने जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को 3 जजों की एक पीठ ने सुनवाई के दौरान इस मामले पर नाराजगी जताई है, जब उन्होंने कहा है कि अभी तक 10 साल का समय बीतने के बाद भी सहारा प्रमुख ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। ऐसे में अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि सहारा समूह अपने इन्वेस्टर का पैसा उन्हें वापस कर देगा। आपको बता दें कि लाखों इन्वेस्टर ने आज से सालों पहले सहारा इंडिया की सेविंग स्कीम में इस उम्मीद में अपनी गाड़ी कमाई लगाई थी कि उन्हें इससे अच्छा मुनाफा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसके बजाय उनका पैसा डूबने के कगार पर आ गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इन इन्वेस्टर्स को अपना ये पैसा वापस मिल जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को कड़ाई से कहा कि वे अपने निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटाने में बिल्कुल भी देरी न करें। ऐसा करने के लिए सहारा समूह अपनी संपत्ति बेच सकता है, जिससे निवेशकों को अपना पैसा वापस मिल सके। दोस्तों, बिहार के अररिया जिले के रानीगंज गांव में पिछले 3 दिनों में रहस्यमयी बुखार के कारण कम से कम 3 लोगों की जान चली गई और कई अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि मृतकों के परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि बच्चों की जान गई है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि दिमागी बुखार के कारण ही बच्चों की जान गई है, जिसे स्थानीय रूप से चमकी बुखार के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि रविवार और सोमवार रहस्यमयी बुखार के कारण ये जान गई है इन बच्चों की। इस बीच गाँव के स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि रहस्यमयी बुखार से पीड़ित और भी बच्चे नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। यह समाचार एजेंसी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए अररिया के जिला मजिस्ट्रेट DM इनायत खान ने कहा कि हाँ, यह सच है कि पिछले 3 दिनों से रानीगंज गांव में 3 बच्चों की जान गई है। जब परिवार के सदस्यों ने कहा है कि बच्चे खांसी, जुकाम और फिर निमोनिया जैसे लक्षणों से पीड़ित थे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्थिति का विश्लेषण करने और खांसी, जुकाम और फिर निमोनिया जैसे लक्षणों से पीड़ित अन्य लोगों का पता लगाने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम गाँव भेजी गई है। अररिया जिले की सिविल सर्जन स्थिति पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की जान जाने का सही कारण पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। दोस्तों, बिहार के गया जिला स्थित गुरुरारू ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक साथ कई बच्चों की हालात बिगड़ गई। जब बच्चों ने ना कोई दवा खाया था और न ही मिड डे मील, बल्कि इन बच्चों को स्कूल की मैडम ने उठक बैठक करने को कहा और ऐसा करते ही कई बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। इस बात की जानकारी जैसे ही बच्चों के परिजनों को हुई तो फिर स्कूल पहुंच गए और फिर जमकर के बवाल काटा। यह डुमरा निवासी विकास यादव सहित गुरारू के कई लोगों ने बताया है कि गुरारू स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चे गए हुए थे। जब उमस भरी गर्मी के बीच वहां की शिक्षिका ने कई बच्चों को उठक बैठक कराया। जब बच्चे घर आए तो फिर सिर दर्द, बुखार और फिर पैर दर्द की शिकायत करने लगे, जिसके बाद पूछे जाने पर बच्चों ने बताया है कि स्कूल की मैडम ने उठक बैठक करवाया, जिससे तबीयत बिगड़ गई। स्कूल की इंचार्ज पूजा कुमारी पर यह आरोप लगाया गया है। बच्चों के साथ मारपीट की भी बात बताई जा रही है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के अफसरों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का भविष्य सिर्फ 5 लोग ही तय कर रहे हैं। वे 5 लोग हैं, पहले नीतीश कुमार खुद और उनके चुने गए 4 रिटायर अफसर, जिनका ना तो कोई संवैधानिक और फिर ना ही जनता के प्रति किसी तरीके की कोई भी जवाबदेही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने सत्ता का इस तरीके का केंद्रीकरण कर दिया है कि जनता की तो छोड़ ही दीजिए, नीतीश राज में अफसर विधायक और सांसद की भी नहीं सुनते हैं। जब उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार में अफसर का जंगल राज चल रहा है,
जो दिन में कलम के माध्यम से लूट रहे हैं। अफसर कोई भी काम बिना पीसी के नहीं करता है। लालू के राज में अपराधी रात को लूटपाट करते थे, लेकिन नीतीश कुमार के राज में अफसर दिन में ही लूटपाट करते हैं। अफसर राज का परिणाम यह है कि पिछले कुछ सालों में बिहार में भ्रष्टाचार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष झूठ को हथियार बना करके राजनीतिक वैतरणी पार करना चाहते हैं। यह सोची समझी राजनीति के तहत तथ्यों के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी करके प्रदेश की जनता में भ्रम फैलाना विपक्ष का एकमात्र पेशा बन चुका है। यह जनता भी इस बात को बखूबी जानती है और समझती है। जो उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के सहारे ही बिहार की सत्ता हासिल करने का दिवा स्वप्न वो देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता ने जंगल राज की पीड़ा को लंबे समय तक झेला है, जिसका घाव आज भी ताजा है। तेजस्वी यादव फिर से बिहार में उसी जंगल राज की वापसी करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, बिहार के बढ़ते राजनीतिक पारे के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राजद ने एक बैठक बुलाई है। इसमें प्रशांत किशोर यानी कि पीके का नाम ही छाया रहा। जब मीटिंग में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी से सावधान रहने की सलाह दी गई है। जब पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मीटिंग में तेजस्वी यादव की प्रस्तावित कार्यकर्ता यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस यात्रा की सफलता के लिए पार्टी के सांगठनिक विस्तार और फिर पार्टी की रणनीति के बारे में हर नेता कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करें। साथ ही एक और भी मुद्दा था जो कि सभी मुद्दों पर भारी रहा। जब मीटिंग में जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। जब सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मीटिंग में प्रशांत किशोर के जनसुराज सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जहां नेताओं से ये भी कहा गया है कि प्रशांत किशोर पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ कर सकते हैं, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को इस संबंध में सतर्क रखें। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को काफी ज्यादा आध्यात्मिक रुचि है। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर भगवत गीता का पाठ का आयोजन किया। जहाँ तेज प्रताप यादव खुद को कृष्ण का भक्त बताते हैं और फिर समय समय पर वृंदावन जाकर के भगवान कृष्ण के सामने मस्तक झुकाते हैं। ऐसे में जब उनके आवास पर गीता पाठ रखा गया तो फिर इसमें खुद उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। आपको बता दूं कि भगवत गीता पाठ सुनने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आज भगवत गीता का पाठ हमने सुना है, बहुत अच्छी चीज है, जी हाँ, सभी लोगों को सुनना चाहिए। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव आध्यात्मिक है, जहाँ उनकी पूजा पाठ में रुचि रहती है। लालू प्रसाद यादव से जब नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चलिए और आगे बढ़िए। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने इस सवाल को सिरे से खारिज नहीं किया है। दरअसल बिहार में इन दिनों चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से खेल कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में 2 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है। राज्यपाल की सहमति के बाद पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मोहत्रा और फिर पत्रकारिता से जुड़े हुए प्रकाश कुमार को सूचना आयुक्त बनाया गया है। इसे लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दूं कि राज्य सूचना आयुक्त के 2 पदों की नियुक्ति को लेकर के 3 सितंबर को सचिवालय में एक बैठक की थी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक बनी कमेटी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं। इसी बैठक में बिहार में 2 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला किया गया। जहां आपको बता दूं कि ब्रजेश मोहत्रा 4 दिन पहले बिहार के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद रिटायर होने वाले अधिकारियों को सेट करने की परंपरा बना रखी है। जहां इसी परंपरा के तहत ब्रजेश मोहत्रा को बिहार का सूचना आयुक्त बनाया गया है। इस बैठक में दूसरे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर भी सहमति बनी थी। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन खरीदने वालों के लिए नई सुविधा उपलब्ध कराई है। अब वे जमीन के खरीदार ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। बिहार सरकार ने यह सुविधा उपलब्ध कराई है। बिहार के पटना, सारण, वैशाली, नवादा और फिर मुजफ्फरपुर के 11 नए अंचल में ई निबंधन की सुविधा मिलेगी। 9 सितंबर से इसका लाभ ले सकते हैं। जब निबंधन विभाग के सहायक अपर निबंधक महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने इन नए जिलों के अवर निरीक्षक को निबंधन को लेटर भेजा है। 9 सितंबर से इन अंचलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा फिलहाल बिहार के 5 निबंधन कार्यालयों में पटना सिटी, फतुहा, बिहेटा, दानापुर और फिर जहानाबाद में ई निबंधन सॉफ्टवेयर 29 जुलाई से काम कर रहा है। अब 9 सितंबर से पटना के बार, विक्रम, मसूरी, फुलवारी शरीफ और कई सारे इलाकों में होगी। दोस्तों,
दोस्तों, बिहार में भ्रष्ट अफसर और फिर कर्मचारी पर निगरानी की कार्रवाई फिर से एक बार शुरू हुई है। जब सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल में अनुमंडल के भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी कि DCLR और उनके क्लर्क को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जब मंगलवार की रात को विशेष निगरानी की इकाइयों ने ये कार्रवाई की है। अफसर और क्लर्क को मिली भगत करके 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। जमीन विवाद मामले के निपटारे के एवज में ये रकम ली गई है। विशेष निगरानी इकाई पटना ने भ्रष्ट सरकारी कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। एक तरफ जहां पर भूमि सर्वे का काम बिहार में जोर शोर से पर है, तो फिर दूसरी तरफ जमीन विवाद के मामले में अधिकारी और फिर कर्मी घूस मांगने में भी पीछे नहीं रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक शिकायत निगरानी के पास आई और फिर कार्रवाई की गई, तो फिर शिकायत सही पाया गया। दोस्तों, नए DGP आलोक राज के कार्यभार संभालने के बाद पुलिस महकमे में पहला फेरबदल हुआ है। जब 14 सीनियर IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। जब IG से लेकर के SP स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मुजफ्फरपुर क्षेत्र के IG के पद पर तैनात शिवदीप वानराव लांडे का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें पूर्णिया का IG बना करके भेज दिया गया है। लांडे के पास छपरा के DIG का जिम्मा भी था, वहाँ भी नए DIG की तैनाती की गई है। जब सरकार ने मुजफ्फरपुर में अब DIG की तैनाती कर दी है। दरभंगा DIG बाबूराम को मुजफ्फरपुर का DIG बनाया गया है। जब नीलेश कुमार को छपरा का DIG बना करके भेज दिया गया है। पूर्णिया में तैनात DIG विकास कुमार को बेगूसराय में DIG बना करके भेजा गया है। दोस्तों, बिहार के नवादा के रोह थाना क्षेत्र के सुंदरा गांव में मंगलवार की देर रात चोरों ने घर के कमरे में सो रहे मां बेटे को बंद करके चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जहां अपराधियों ने 20 लाख रुपए के जेवरात, 50,000 रुपए नगद समेत अन्य सामानों पर हाथ साफ कर लिया है और फिर आसानी से फरार हो गए हैं। जब आपको बता दूं कि सुंदरा गाँव निवासी गोरेलाल महतो के घर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि गोरेलाल का भाई बसंत कुमार और उसकी मां राधा रानी अपने अपने कमरे में सो रही थी। अपराधी घर के पिछवाड़े के रास्ते अंदर घुसे और फिर दोनों के कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। इसके बाद बेशकीमती जेवरात, नकदी समेत अन्य सामानों को चुरा करके चंपत हो गए। जी हाँ, अगले दिन सुबह नींद खुलने पर माँ बेटे ने पाया है कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। तब उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद उनके कमरे का दरवाजा खोला गया। जब कमरे के बाहर निकलने पर देखा कि घर में सामान तितर बितर पड़ा हुआ है। जब तलाशी लेने पर 20 लाख रुपए जेवरात, 50,000 रुपए के नगद और पीतल के बर्तन समेत अन्य सामान गायब थे। दोस्तों, बीजेपी की सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया इसका शुभारंभ। इस मौके पर उन्होंने गया में 20 लाख सदस्य बनाने का टारगेट भाजपा के पदाधिकारियों और फिर कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले बार गया बिहार में नंबर 2 पर था, इस बार नंबर 1 पर आना है। बिहार में 1 करोड़ लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जब एक न्यूज चैनल ने पूछा है कि उस 20 लाख में से कितने मुसलमान के घरों में जाएंगे और कितने मुसलमान होंगे, तो फिर वो इसका जवाब नहीं दे सके। यह कहने लगे कि पार्टी कोई भी भेदभाव नहीं करती है, पार्टी सबका विकास सबका साथ काम करती है। जब उनसे पूछा गया है कि कुछ तो लक्ष्य निर्धारित किया होगा, इस सवाल पर भी वे कुछ भी नहीं बोल सके और फिर आगे बढ़ गए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी यानी कि आपके कार्यकर्ताओं ने बेगूसराय में पुतला दहन किया है। जब सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जिले में धार्मिक उन्माद फैलाने और फिर आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद सैफी को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। जब कलेक्ट्रेट के दक्षिणी द्वार हड़ताली चौक पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जब मौके पर आम आदमी पार्टी जिला के प्रभारी शिव दयाल सिंह ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सांसद और फिर केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह धार्मिक उन्माद के सहारे बेगूसराय के गंगा जमनी संस्कृति को भंग करना चाहते हैं। बलिया में आपके यानी कि आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सैफी के साथ जनता की समस्याओं को उनके समक्ष रखने के समय बहुत गलत हुआ। गिरिराज सिंह ने जिले की शांति व्यवस्था को भंग करने और फिर धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया था। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव द्वारा क्राइम पर उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं उसमें 70% विपक्ष के नेता शामिल है। तेजस्वी यादव अपने लोगों को संदेश दें कि अपराध नहीं करना है, इससे अपराध 70% कम होगा। तेजस्वी को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तेजस्वी के लोग कैसे अपराध से जुड़े हैं, इसका उदाहरण मुजफ्फरपुर दलित बच्चे के साथ हुई घटना है। 2 दिन तक घटना के बारे में खूब हंगामा किया गया कि बंगाल से जुड़ी से बड़ी घटना हुई।
2 दिन बाद सब लोग चुप हो जाते हैं। जब राजद नेता का नाम सामने आता है, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना होगा। तेजस्वी यादव देंगे। तेजस्वी जो सबूत मांग रहे हैं, लालू यादव के समय में मुख्यमंत्री आवास पर अपराधियों से साठ-गांठ चलता था। तेजस्वी को सही समय पर जवाब दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हर रोज तेजस्वी यादव एक्स पर क्राइम बुलेटिन को जारी करके बिहार सरकार से सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, बिहार में अब भ्रष्ट लोक सेवक पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में अब एक ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। यहाँ पर एक भ्रष्ट लोक सेवक निगरानी के हत्थे चढ़ गया। जब विशेष निगरानी टीम ने जिले की सिवाई पट्टी थाने में पदस्थापित दारोगा सुमन जी का झा को 11,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया है। आरोपी दारोगा सुमन झा एक जमीन पर 144 की रिपोर्ट देने के लिए घूस ले रहा था। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट देने के लिए उसने जमीन धारक को परेशान करके रखा था। ऐसे में थक हार करके पीड़ित ने निगरानी विभाग की शरण ली थी। टीम की ओर से आरोप के सत्यापन के बाद ये कार्रवाई की गई है। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सरकारी विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग की ओर से आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है, ताकि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू किया जा सके और प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैनाती में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जा सके। दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ दिनों से ये अक्सर देखने को मिल रहा था कि पुल और फिर पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं। इसकी वजह से सरकार की काफ़ी किरकिरी भी हो रही थी। इसके बाद अब नीतीश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार में पिछले 10 वर्षों में जितने भी पुल पुलिया बने हैं उनको दी गई एनओसी की शर्तों की जाँच होगी। दरअसल जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में अपने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इसके तहत पुल पुलियों के साथ अन्य जितनी भी संरचनाओं का निर्माण किया गया है, सबकी जाँच होगी। बिहार में पिछले दिनों करीब 30 दिनों में पुल पुलिया गिरने और डायवर्सन बह जाने की 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुई है। इसे लेकर के नीतीश सरकार विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। आपको बता दूं कि पुल पुलिया गिरने और फिर डायवर्सन बह जाने के मामले को लेकर के आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर के हमला बोला। सत्ता और फिर विपक्ष दोनों ओर से जमकर के राजनीति हुई। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है। जब पुल पुलियों की जाँच की जिम्मेदारी विभाग के सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधिरक्षण अभियंता के अलावा केंद्रीय रूपांतरण, शोध एवं गुणवत्ता नियंत्रण के मुख्य अभियंता को दी गई है। दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की तरफ से डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करने की मांग हो रही है। इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि डोमिसाइल नीति जो पहले से लागू है, आगे भी वही लागू रहेगा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति और फिर अन्य नियुक्तियों में अधिकांश बिहार के लोगों की ही नियुक्ति हुई है या कुछ दूसरे राज्यों से आए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार सरकार में जो पहले से डोमिसाइल नीति चली आ रही है, वही लागू रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कौन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ की नौकरियों में अधिकतर बिहार के युवा ही हैं। दरअसल तत्कालीन महागठबंधन की सरकार के समय बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और फिर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि देश के संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके जन्म स्थान निवास के आधार पर अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अधिकारियों ने यह भी कहा था कि यदि डोमिसाइल नीति लागू की जाती है तो फिर कोर्ट में रद्द हो जाएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाए, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।